नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। मुखर होती भारत की आवाज। किसी भारतीय विदेश मंत्री से वैश्विक मंचों पर ऐसी बेबाक टिप्पणियां पहले कभी सुनने में नहीं आई जैसी हाल में ही जयशंकर ने की है। यह आज़ादी के बाद पहली बार है कि भारत शक्ति की भाषा बोलता दिख रहा है। फिर चाहे वे अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता हो या फिर बीते दिनों नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग, अब वैश्विक विमर्श में भारत की आवाज मुखर हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सशक्त भारत के नए प्रतिनिधि बनकर उभरे हैं। 2+2 में उन्होंने जिस बेबाकी से मानवाधिकार के मुद्दे पर अमेरिका को आईना दिखाया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भारत को घेरने के लिए मानवाधिकार का मुद्दा छेड़ने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को जयशंकर के बयान से रक्षात्मक होना पड़ा था। ऐसी भाषा हमें 1971 के युद्ध में मिली निर्णायक विजय के बाद भी बोलनी नहीं आई थी। विदेशियों से प्रशंसा की भूखीहीन भावना से ग्रस्त हमारी विदेश नीति को घुटनों पर चलने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि वह पाकिस्तान के 2 खंड हो जाने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी न हो सकी। जो इलाका सैनिकों ने बलिदान देकर हासिल किया, उसे शिमला वार्ता में गंवा दिया गया। जिन्होंने 90,000 से अधिक कैदियों को बिना शर्त छोड़ दिया, वे पाकिस्तान की जेलों में 1965 से सड़ रहे अपने 54 युद्धबंदियों को भी न छुड़वा सके। उन्होंने यह नहीं सोचा कि भारतीय सेना के अधिकार में आ गए सिंध के हिंदू बहुल जिलों को तब तक वापस नहीं किया जाएगा तब तक कि कश्मीर के मुद्दे का कोई समाधान न निकल जाए। सेना के शौर्य पर इंदिरा गांधी की आत्मसमर्पण वाली विदेश नीति ने पानी फेर दिया। उससे पहले नेहरू कृष्णा मेनन की विदेश नीति का भी एक दौर था। उसमें विश्व शांति और गुटनिरपेक्षता जैसी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई थी। अमेरिका कनाडा से गेहूं मांगकर खाने वाला देश दुनिया की शांति का मसीहा बन रहा था। कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण चलता रहा, लेकिन नेहरू की प्राथमिकता कभी कश्मीर विजय नहीं रही। हम गांधीवादी शांतिवादियों की सर्वत्र प्रशंसा हो, इसलिए नेहरू ने आगे बढ़ रही भारतीय सेनाओं को रोककर संयुक्त राष्ट्र से युद्ध विराम प्रस्ताव तैयार कराकर युद्ध विराम का ऐलान किया। नेहरू की विदेश नीति का राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होना बड़ा स्पष्ट है, जबकि हमारा हित तो कश्मीर समस्या के निर्णायक समाधान में निहित था। यह समाधान पाकिस्तान को तोड़कर भविष्य में हमारी चुनौती ही न बनने देता। स्पष्ट नहीं है कि क्या नेहरू ब्रिटिश सरकार से किसी गुप्त समझौते से बंधे हुए थे, जो वह सायासी ही पाकिस्तान की रक्षा करते रहे। यह प्रश्न अक्सर कौंधता है। कई पुस्तकें इस पहलू पर मंथन करती हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर विवाद को ले जाना युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान का लक्ष्य बनना तो दूर, स्पर्श भी न करना। नेहरू लियाकत पैकेट द्वारा अल्पसंख्यकों को रोक लेना व पाकिस्तान के पक्ष में जल वितरण समझौता आदि जैसे उदाहरण हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को सहयोग देकर उसे सशक्त किया। इससे नेहरू की विदेश नीति उन्हें कुछ तत्वों की दृष्टि में प्रशंसा दिलाती रही, लेकिन राष्ट्रीय हितों में उससे आघात पहुंचता रहा। नेहरूवाद राष्ट्रीय हित का विलोम बन गया। अब यह सब बदल गया है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का राष्ट्रहित से कोई समझौता करना असंभव है। विशेषज्ञ विदेश मंत्री जयशंकर राष्ट्रीय शक्ति एवं अस्मिता के प्रतीक बन गए हैं।
2+2 में अमेरिका को अमेरिकी धरती पर करारा जवाब देने के बाद रायसीना डायलॉग के मंच पर उन्होंने उन यूरोपीय प्रतिनिधियों को निरुत्तर कर दिया जो रूस यूक्रेन टकराव के मामले में भारत की नीति पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने दो टुक लहजे में कहा कि भारत ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध समाप्त हो और वार्ता से ही कोई समाधान निकले। अफगानी लेकर पश्चिम के मौन पर उन्होंने सवाल उठाया कि साल भर पहले जब अफगानिस्तान में नागरिक समाज का दमन हो रहा था तब आपने क्या किया। उन्होंने पश्चिमी प्रतिनिधियों को और सवाल दागते हुए कहा कि अफगान मसले पर आपने जो किया वे किस प्रकार की नियति आधारित वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप था। जयशंकर ने कहा कि एशिया में हम लोग अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और यह संकट नियमों से संचालित व्यवस्थाओं पर बुरा असर डाल रहा है। यूरोपीय प्रतिनिधियों को आड़े हाथ लेते हुए जयशंकर ने कहा कि जब चीन भारतीय सीमा पर दुस्साहस दिखा रहा था तो यूरोप से भारत को यही मिली कि ऐसी स्थिति में चीन से व्यापार बढ़ाया जाए, लेकिन रूस यूक्रेन मामले में हम आपको ऐसी कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। जब स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि यूक्रेन आक्रमण पर वैश्विक प्रतिक्रिया के बाद चीन का क्या रुख होगा, इस पर जयशंकर का यही जवाब था कि यह सवाल तो चीनी विदेश मंत्री से होना चाहिए। फिर आपने जवाब को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा यह यूरोप के जग जाने की नहीं बल्कि जग कर एशिया की ओर भी देखने की भी चेतावनी है। यहाँ विश्व में के बहुत से समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं, सीमाएं निश्चित नहीं हैं, आतंकवाद वह भी राज्य द्वारा प्रायोजित पूरी तरीके से चलन में है। ऐसे में विश्व के लिए आवश्यक है कि वह इधर भी फोकस करे। यहाँ कुछ नया होने वाला नहीं है बल्कि वही घटनाक्रम रोज पहले की तरह ही हो रहा है। ऐसे बेबाक जवाब और वह भी भारतीय विदेश मंत्री से कभी सुने ही नहीं गए थे। इस देश ने तो संपूर्ण विश्व को अपना मित्र बताने वाले अहिंसा के पुजारी व क्षमा प्रार्थी किस्म के विदेश मंत्री देखे थे। दुनिया का स्टेज हमसे कहीं ओझल न हो जाए इसलिए नेहरू जीवन भर प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी बने रहे। विश्व पटल पर वे संयुक्त राष्ट्र में अति सक्रिय रहे वामपंथी रुझान वाले कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री बने रहे। देश में 2014 से पहले अधिकांशतः स्वयंसेवी नेताओं का एक युग था जिसमें राष्ट्रीय हित की समझ ही विकसित न हो सकी। अब अपराध बोध से खड़े रहने के दिन विदा हो चुके हैं। वह सब स्थायी रूप से बदल चुका है और रोज बदल रहा है। विदेश नीति राष्ट्रीय शक्ति व हित की वाहक होती है। आज वैश्विक मंचों पर इन उद्गारों के पीछे सबल सशक्त होता हुआ भारत प्रकट हो रहा है। जयशंकर आज उसी राष्ट्रीय शक्ति की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। इस समाचार के लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक कैप्टन आर विक्रम सिंह हैं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडियन न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।